कितने नंबर लाने पर होगा जेआरएफ? अगर आप सभी लोगों को मैं कट ऑफ प्रिडिक्टर के बारे में बताऊं तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, बिकॉज हमको एक टारगेट सेट करने में हेल्प मिल जाएगी कि कितना स्कोर हम लोगों को करना होता है। एग्जामिनेशन जो है वो दिनों दिन और ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता जा रहा है और ज्यादा स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जैसे बड़े एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ है वो भी दिनों दिन जो है वो इंक्रीज होते हुए दिख रही है। मैं आज कुछ सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल देके आपको 84 के 84 सब्जेक्ट्स के अंदर कैसे आप कट ऑफ एनालाइज कर सकते हो, आपको कितना स्कोर टारगेट करना है इसके बारे में आप लोग एक असम्पशन लगा सकते हो, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी मेरे फॉर्मूले के अंदर अपना स्कोर फिट करने की, जो मैं पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर डिवाइड करके आपको बताती हूँ। तो आज का जो ये 5 मिनट का वीडियो है इसमें मैं यही कोशिश करूंगी कि हम हमारे टारगेट को और कैसे ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं और ज्यादा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि जो भी हम लोगों को एक्शंस लेने हो उनमें हम सभी लोग जो है वो काफी डिटरमाइंड हो सके। ये हम लोग जो है वो करने वाले। लाइक आई ऑलवेज से कि जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है वो एग्जामिनेशन में सिर्फ ये काम नहीं आता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपने कितनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाई है, बाकी सब लोगों से आपने क्या डिफरेंट किया है, क्या यूनिक किया है उस 1% बच्चे में आने के लिए जिसका हर साल जेआरएफ होने वाला है। तो आज हम वही कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो फॉर एन एग्जाम्पल देखने वाले। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरा नाम अदिति है। जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल से अगर आप लोग पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ना सिर्फ आप लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 का कंटेंट, बट साथ ही साथ मैं कोशिश कर रही हूं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो एग्जामिनर माइंडसेट को थोड़ा और डिकोड कर सकते हैं और थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एज हम लोग आगे लेकर जाए। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लगभग 11,000 वीडियोस हैं, आप जाकर देखिएगा। अच्छा लगे तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज जो कंटेंट, उस पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। कट ऑफ एनालाइजर जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, यानी कि कितने नंबर एग्जैक्टली आपको लाने होंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, पेपर 1 और पेपर 2 में आपको कितने नंबर लाने हैं सो दैट आप लोगों का जेआरएफ हो जाए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप सब लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो मैंने जो है वो आप लोगों की पिछले कुछ सालों की कट ऑफ जो है उसको दोबारा से एनालाइज किया। इसमें पिछले 3 साइकिल मैंने लिए हैं, जून 25 लिया है, दिसंबर 24 लिया है और दिसंबर आप लोगों के लिए जो है 24 के अलावा जून 24 लिया है, जो रीसेंट 3 साइकिल्स आपकी हुई है। और अगर देखा जाए तो यही 3 साइकिल्स ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक भी हुई है। 23 के अंदर 3 बार पेपर हुआ था, बहुत सारा कॉम्पनसेशन हुआ था, बट अगर देखा जाए तो 24 से चीजें जो है वो थोड़ी ज्यादा सिस्टमैटिक हो गई है वापस से। वैसे तो यूजीसी ने हमेशा ही सिस्टमैटिक रहा था, बट बीच में कोविड की वजह से जो है वो बहुत ऊपर नीचे हुआ था। बट अगेन अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो मैंने कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स लिए हैं। कंप्यूटर साइंस जो कि मेरा सब्जेक्ट है, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, लॉ। इसके अलावा जो है वो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी, फिलोसफी, सोशल वर्क, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी लिया है। यानी कि मैंने कुछ रेयर सब्जेक्ट्स को एनालाइज किया है और कुछ मैंने जो है वो कॉमन सब्जेक्ट्स को एनालाइज किया है जिसमें बहुत सारी जनता बैठती है। अगर अब आप लोग नोटिस करोगे तो इन सभी की जो ये जेआरएफ की कट ऑफ है मैंने यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है वहीं से ली है। अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका ऑन एन एवरेज जो पूरा का पूरा स्कोर बनेगा ना, इस पूरे स्कोर के लिए मैंने एक लाइन चार्ट प्रिपेयर किया है और इस लाइन चार्ट के थ्रू जो है वो हम लोग कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, इन सब में अगर आप इस लाइन चार्ट के अंदर देखोगे तो आप लोगों को यूआर कैटेगरी के अंदर जेआरएफ अगर क्वालिफाई करना है तो आप लोगों के लिए जो स्कोर पिछले 3 साइकिल में रहा है, दैट इज जून 24, दिसंबर 24 और जून 25 में, तो वो लगभग देखो 220 से 230 के बीच में, फिर 230 से 240 के बीच में, और ये वाला जो है आप लोगों के लिए वो 240 से भी आसपास चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है। यानी ये जो आपका ट्रेंड है आप देख रहे हो पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के अंदर, ये जो ट्रेंड है ये आप लोग देखते जा रहे होंगे कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना। और इंक्रीजिंग भी कैसे इंक्रीजिंग, मिनिमम जो बार है वो आप देख सकते हो 210 है। ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से 180 से जो है वो 240 पहुंच गया है। ये ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो देखो कॉमर्स के अंदर भी 210 के आसपास ही रहती थी। पिछली बार जो है वो आप लोगों की येलो लाइन जो है वो जून 2025 को छोड़ रही है तो वो 220 के थोड़ा सा ऊपर जो है वो चला गया है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश का देखोगे तो ये 190 से कम भी गया है और इसके अलावा 210 एंड 220 के आसपास रहता है। इसी तरीके से कुछ सब्जेक्ट जो है वो आप देख सकते हो, जैसे हिस्ट्री का जो है वो अराउंड 180 के आसपास कहीं पर रहा है। ज्योग्राफी के अंदर जो है वो 180 से फिर थोड़ा सा बढ़ के मैक्सिमम 220 को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट का
अगर आप लोग देखोगे तो वही 200 से 220 का विंडो है। अब अगर आप सभी लोग सोचो कि मैम ये विंडो हम लोग डिस्कस कर क्यों रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आप देखना, आप अपने पिछले 3 साल की कट ऑफ जो है ना उनको आप एनालाइज करना और ध्यान से देखना। देखो यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो स्टूडेंट की हेल्प कर सके, बट मैं आपको बस एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप खुद इस चीज को सोचिएगा, क्या ऐसा हो रहा है क्या कि 180 से अचानक कट ऑफ बढ़ के जो है वो 250 नंबर चली जा रही है? ऐसा नहीं हो रहा है ना? क्या ऐसा हो रहा है कि आप जो है वो बिल्कुल ही कुछ खराब पढ़ रहे हो और दूसरा जो है वो बहुत ही कुछ अच्छा पढ़ रहा होगा? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ज्यादा अवेयरनेस है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर, इतने तो यूट्यूब फ्री वीडियोस आते हैं आपके पास में दिन के, मैं कह रही हूँ दिन के अगर 1 लाख वीडियोस में मैं बोलूँ तो भी कम है, इस कैटेगरी के अंदर पब्लिश होते हैं। या अगर मैं आप लोगों से ऐसा पूछूं कि जो पेपर का पैटर्न है, क्या पेपर के पैटर्न में आप ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि 150 में से 150 सवाल जो है वो कंप्लीटली ही मैं आउट ऑफ द सिलेबस आ गए हैं, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है? कुछ सब्जेक्ट्स का मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि ऑब्वियसली आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, जिसके लिए पिछली बार हम लोगों ने काफी आवाज भी उठाई थी, बट सोच के देखो क्या ऐसा हो रहा है क्योंकि 150 में से 150 ही क्वेश्चन ऐसे हो गए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया है अचानक से कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, या हमें कितने कट ऑफ पे एनालाइज करना है, हमें कितना टारगेट करना है, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो मैं आप लोगों को 2 छोटी ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो यहाँ पर बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो मैटर करता है वो मैटर करता है अवेयरनेस। और क्योंकि हम लोग एक ऐसे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं जो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिनेशन है, नेट जो है वो सिर्फ आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम और होना होता है। तो यहाँ पर जो है वो वेकेंसी का जो लफड़ा है ना वो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अब अगर आप लोग नोटिस करो, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट ज्यादा क्वालिफाई हो जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन हो जाएगी। अगर बहुत सारे बच्चों का जेआरएफ हो जाता है तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि आप लोगों का जो जेआरएफ है राइट, उसके लिए रिसर्च अपॉर्चुनिटीज निकलनी चाहिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर। बट हम जानते हैं कि कोई भी एक गाइड जो 3 से 4 स्टूडेंट पर ईयर जो है वो अपने एंट्रेंस में ले सकता है, यानी सबसे बड़ा झोल जो है वो है वैकेंसी का। अगर आप लोग देखो तो जो आप लोगों का एनटीए, ये जो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इस एजेंसी के लिए सबसे बड़ा जो टेंशन है वो ये टेंशन है कि अगर हम लोग जो है वो इस तरीके से पेपर प्रिपेयर नहीं करेंगे, अगर हम एब्रप्ट पैटर्न नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इतनी सारी वैकेंसी लाएंगे कहां से? दूसरी चीज आती है अवेयरनेस को लेकर। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2018 के पहले वाला और 2018 के बाद वाले में जमीन आसमान का फर्क आ गया है अवेयरनेस को लेकर। 2019 दिसंबर में मेरा जेआरएफ हुआ था और मैं जानती हूँ कि मुझे इतनी मुश्किल से कोई यूट्यूब चैनल मिलता था। 2020 के अंदर मैंने काम करना शुरू किया था इस कैटेगरी के अंदर और 6 साल हो गए लगभग मैं इस कैटेगरी पे काम कर रही हूँ, और पिछले 6 साल में मैंने इतने चैनल्स को बंद होते हुए, खुलते हुए, काम करते हुए, कोर्सेज लेकर आते हुए देखा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अवेयरनेस जो है वो चरम सीमा पे है। एक जमाना था जब पीएचडी को लेकर हम लोग ऐसा सोचते थे कि अरे पीएचडी तो बड़ा नेक्स्ट लेवल चीज होती होगी। आज आपको हर गली के अंदर 4 ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो पीएचडी कर रहे हैं। कुल मिला के अवेयरनेस इस एग्जामिनेशन का बहुत बढ़ गया है। इसमें एनटीए का तड़का लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि एनटीए जो है उन्होंने ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाया और उसके बाद में उस पेपर को जो है वो इन्होंने नलिफाई भी कर दिया, कैंसिल भी कर दिया, फिर दोबारा ऑनलाइन करवाया। तो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी इस एग्जामिनेशन के अराउंड रही कि इस एग्जामिनेशन को लेकर अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है वो आपकी जो है वो पॉजिटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पर पढ़ के जाने वाला तो है ही, बट जिसकी किस्मत अच्छी है वो भी बहुत अच्छा होता है। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ के अच्छा जाता है ना उसी की किस्मत अच्छी होती है। तो आप इतना टेंशन मत लो। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन दोनों ही चीजों में आपका बहुत फायदा होने वाला है। वो कैसे होने वाला है? अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो इस वक्त लगभग आप लोग कम से कम मानो तो 15 ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर सेट एग्जामिनेशन या तो अभी अभी हुए हैं या फिर होने वाले हैं अगले 3 महीने के अंदर। यानी कि 15 ऐसे आपके पास में स्टेट्स हैं जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी। तो एक चीज जो है, जो लोड इस वक्त मुझे लगता है कि नहीं होने वाला है, एब्रप्ट पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, वो है क्योंकि आपके पास में इस बार वैकेंसी है। अब कितनी है कितनी नहीं है वो नहीं बोल रही हूँ, बट आप लोग देख सकते हो कि किसी भी साल के कंपैरिजन में बेटर अपॉर्चुनिटी 2026 में आपको देखने मिलने वाली है। दूसरी चीज, जहां तक बात आती है अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस को लेकर अब स्टूडेंट भी जो है वो बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो हमें बताई जा रही है, हर चीज जो हमारे दिखाई जा रही है वो हमारे काम की हो। सो कुल मिला के अगर आपको एनालाइज करना हो कि आपको कितना स्कोर लेकर आना होता है, तो आप लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी।
ये मैं रेयर सब्जेक्ट्स के लिए और कॉमन सब्जेक्ट्स दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ। पेपर 1 के अंदर जो है वो आप लोगों का 50 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आप लोगों के पास में 100 नंबर होते हैं। यहाँ पर आपके 100 सवाल हुए और जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो 200 नंबर का आपका पेपर मिलने वाला है। दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी रेयर सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो ये मान के चलिएगा कि आपको जो है वो आपके पेपर 2 के अंदर तो अच्छा स्कोर करना ही है, क्योंकि कट ऑफ आपकी हाई जाएगी ही जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पर पीएचडी होती है इन सब्जेक्ट से, बहुत ही कम आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है। तो आप मान के चलिए कि आपका कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। बट मैं आपको ये कहती हूँ कि आपका ये जो पेपर 1 है ना, ये आपकी नैया पार लगाने में आपकी ज्यादा मदद करेगा। ज्यादा मदद करेगा से मेरा मतलब ये है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो एटलीस्ट 80 नंबर टारगेट करने चाहिए। देखो यहाँ पर आपके लिए रिसोर्सेज की कमी है। क्यों कमी है कि ऑब्वियसली जैसे बोडो लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ाता होगा, म्यूजिक के लिए बहुत कम टीचर्स मिलेंगे। बट आप सोच के देखना कि आपको पेपर 1 तो कॉमन ही है ना, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो आप देखोगे तो अगर आप पेपर 1 के अंदर 80 प्लस टारगेट करते हो तो आपको आपके पेपर 2 में बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैं ये सिर्फ रेयर सब्जेक्ट ही नहीं, जिनकी भी कट ऑफ हाई जाती है, मैं उन सभी सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे अभी जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया है ना, जिसमें भी कट ऑफ आपकी 200 से या उससे बड़ी जाती है, आप मान के चलिएगा कि आपको पेपर 1 के अंदर एटलीस्ट 80 प्लस जो है वो टारगेट करना है, यानी 40 से ज्यादा सवाल आपको सही करने होंगे। इसी हिसाब से अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 के अंदर बहुत सारे बच्चे छोटी सी मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक क्या होती है? वो मिस्टेक होती है कि वो थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। राइट, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक के ऊपर। अब आप ये नोटिस करिएगा कि थियोरेटिकल टॉपिक जो है वो आप सभी लोगों को थोड़ा बीच मझदार में छोड़ते हैं। बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, और क्योंकि आप लोगों का जो पैटर्न है वो एमएसओ है, पैटर्न जो है वो मैच द कॉलम है, स्टेटमेंट वाले सवाल है, तो यहाँ पर जो है ना वो आपका अजम्पशन बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इनसे ज्यादा जो है वो आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर जो है वो ट्राई करना चाहिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ नेट की नहीं, आपको सेट एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत टारगेट करना चाहिए, क्योंकि सेट के क्वेश्चंस आते हैं। अगर नेट के भी कर रहे हो तो लगभग आप लोगों को 2016 से 2014 से जो है 2025 तक के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने ही चाहिए हैं। कुल मिला के आपको यहाँ पर जो है ना वो अपना मैक्सिमम अगर देना है तो यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम पेपर 1 एंड यू हैव टू टारगेट कि एटलीस्ट 200 में से, यानी इन 100 क्वेश्चन में से जो है वो हम लोग जो है वो लगभग 80 सवाल टारगेट करें, 160 सवाल जो है वो टारगेट करें। ये टारगेट करने बोल रही हूँ, वहां पर आप कितने सही या कितने गलत करके आते हो वो अलग बात है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है उस दिन आपने कितना लेंदी पेपर जो है वो झेला है। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकती कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया, पेपर बहुत लेंदी आया था, क्योंकि आपको पता है कि ये आएगा। फिर भी अगर आप लोग सोच रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको अपनी कट ऑफ एनालाइज करनी है और अगर आप लोग रेयर सब्जेक्ट या हाई कट ऑफ वाली सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको पेपर 1 में एटलीस्ट 80 प्लस और पेपर 2 के अंदर जो है वो अराउंड 150 प्लस 160 के आसपास का स्कोर टारगेट करना चाहिए है। तब जाके जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत सेफ स्कोर बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज वो है जिनकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है, बट आप याद रखिएगा कि अगेन मैं बोलूंगी कि जो आपका पेपर 1 है ना, उस पेपर 1 के अंदर आपको मिनिमम 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो फिर भी टारगेट करने चाहिए। वो इसलिए करने चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करता है आपके जेआरएफ के अंदर, क्योंकि इसके रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल हैं, आप बहुत अच्छे से फिल्टर कर सकते हो, बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि मैं समझा पाई हूंगी कि कैसे आप लोग जो है वो एनालाइज कर सकते हो। आप कोई भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ, आप जो है वो अपने पिछले 3 सालों की, 3 साइकिल नहीं 3 सालों की कट ऑफ लीजिएगा। जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, यूआर कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी से 3 साल का जो है वो आप लोग लीजिएगा एवरेज। इस एवरेज के अंदर जो है वो आप लोग जो है वो 10 क्वेश्चंस और जोड़ दीजिएगा। जो भी आपका ये स्कोर आया वही आपको टारगेट करना है। इंडिविजुअली पेपर 1 पेपर 2 में कैसे टारगेट करना है वो भी मैंने बता दिया, और कैसे आप लोग कट ऑफ अपना एनालाइज कर सकते हो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ये अगर आप लोग कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आप मच बेटर पोजीशन पे होंगे। घर के अंदर टारगेट हमेशा हाई रखना है।
अगर आपकी पिछली बार की कट ऑफ 200 गई है तो इसका मतलब आप 220 टारगेट करो घर के अंदर। जब घर के अंदर रेगुलरली 220 लेकर आओगे ना मॉक टेस्ट के अंदर, तब जाके वहां पर जो है वो आप 200 210 के आसपास पहुंच पाओगे, स्पीड वैसी बना पाओगे, अपने आप को ऐसा साइक कर पाओगे। माइंडसेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर बार मैं क्लास में भी आपको ये चीज बोलती हूँ, अगर आप लोगों को पेपर 1 में हेल्प चाहिए तो माइंड मैप सीरीज चल रही है, आपको पता है, वो आप देख सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीजें या सारी स्ट्रैटेजी मेरी अच्छी लगती है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल पेपर 3 के लिए भी आप लोगों के लिए जो है वो कंप्लीट ई नोट्स जो है वो अवेलेबल हो गए हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो। और इसी स्ट्रैटेजी, इसी मेहनत और इसी ऑनेस्टी के साथ में जेआरएफ अड्डा ने हमेशा जेआरएफ सिलेक्शन पर फोकस किया है। इस बार का टारगेट 1000 है। अगर आप हमारे साथ में जून के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके पास में जो है वो जून के भी बैचेस अवेलेबल हो गए हैं। आप मेरे साथ में मेरी स्ट्रैटेजीज एक बार अपना के देख सकते हो। आपने अब तक अपनी मर्जी से काम किया है, एक बार आप जो ये इन्वेस्टमेंट है ये मेरे ऊपर डालकर देख सकते हो, और आप जो है वो सिल्वर या गोल्ड जिस भी पैकेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो आप आ सकते हो। इसमें आपकी पढ़ाई, आपके रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लानर और आपका ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग कि आप किस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो, कैसे स्कोर कर रहे हो, वो सब चीजें जो है वो हम लोग पर्सनली कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू। राइट, उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अपना टारगेट हाई रखना, क्यों जरूरी है अपने आप को बता के रखना कि हाँ पेपर लेंदी आएगा, पेपर तो भैया आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, बट आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करना चाहिए है, ना सिर्फ सेट बट नेट के भी, ठीक है ना, मतलब ना सिर्फ नेट, सेट के भी। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो तो मैं रात को 8 बजे आपको गेट के भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्योंकि अब जो है ना वो कंपटीशन अकॉर्डिंग टू जनता चल रहा है, पॉपुलेशन चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ हाई जाने का रीजन सिर्फ इतना नहीं कि पेपर बहुत सिंपल आ गया होगा या बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, नहीं, आपको भी पता है कि दिनों दिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर रिसर्च डिपार्टमेंट और ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। आगे आने वाली वैकेंसीज जो है उनको लेकर भी जो है पेपर सेट किया जा रहा है, पीएचडी एंट्रेंस को लेकर भी पेपर सेट किया जा रहा है, क्योंकि पीएचडी ओनली भी अब आपकी एक कैटेगरी हो गई है सिलेक्शन की। तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती है। आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए क्या वो आपको लगता है वैलिड, या आपको लगता है कि कोई और पॉइंट भी है, मैम ये वाला पॉइंट भी है, तो भी बताइएगा। बस मैं एक लास्ट में चीज बोलना चाहती हूँ आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो है वो कट ऑफ हाई इसलिए गई कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, एनटीए को सवाल बनाना नहीं आता, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, 150 में से 20 सवाल ऐसे हो सकते हैं, 25 सवाल ऐसे हो सकते हैं, पर 150 में से 150 सवाल तो ऐसे नहीं हो सकते। तो कमी जो है वो अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, टारगेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हो, या कोई आपको बोल रहा है कि हम कर देंगे, तो भैया मेरे हिसाब से वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का, एजुकेशन का रियल मीनिंग ही होता है सेल्फ बिल्ड होना, इंडिपेंडेंट होना, अपने आप को बिल्ड करना। उस जर्नी के अंदर जाने की शुरुआत करिए। खैर, उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाई होंगी। आपका कितना टारगेट स्कोर आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट मैं सब्जेक्ट वाइज हर एक के कमेंट में रिप्लाई करके आपको यस या नो में बता सकूं कि यस गुड टारगेट और नॉट गुड टारगेट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से कल सुबह 10 बजे हमारी माइंड मैप सीरीज के अंदर। धन्यवाद।